हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो हम लोगों ने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में एंड हम लोगों ने यूनिट 1 को पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली नेशनल इनकम जब भी हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में जाना चाहिए कि नेशनल इनकम, नेशन कोई एक बंदा नहीं है जिसको आप बोलोगे कि इसका इनकम क्या है और जो उसका इनकम होगा हम लोग बोल देंगे कि यही नेशनल इनकम है। जैसे राम का इनकम क्या बोलते हैं, राम जो कमा रहा है वही उसका इनकम हो गया। बट नेशनल केस में क्या होता है कि नेशनल नाम का कोई बंदा नहीं होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो नेशनल इनकम में करता धरता है वो क्या है, दैट इज प्रोडक्शन। यही प्रोडक्शन क्या करता है, तो प्रोडक्शन आपका दो काम करता है। क्या करता है, तो एक गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करता है। प्रोडक्शन के थ्रू हमारा क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होता है। और दूसरा क्या काम होता है, इनकम जनरेट होता है। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जब हमने एनसीईआरटी में नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने यूनिट 1.1 को हम लोग कवर कर रहे थे। और यूनिट 1.1 में जितने भी चीज दिया गया था वो बेसिकली आपको प्रोडक्शन के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा था। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन बताया गया कि प्रोडक्शन होता क्या है। तो क्या होता है प्रोडक्शन, जहां पे रिसोर्सेज को यूज करके क्या किया जाता है, कुछ प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। अब जो भी रिसोर्सेज यूज किया जाता है वो बेसिकली रिसोर्सेज क्या क्या होता है, तो क्या क्या बताया गया था हम लोगों को कि हम लोग लैंड यूज करते हैं प्रोडक्शन के दरमियान, फिर क्या यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, रिस्क क्यों ले रहे हैं, तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क उठा रहे हैं तो हम लोगों को इसके बदले कुछ मिलेगा। अब जैसे अगर हम लोगों ने लैंड को एक्वायर किया है, प्रोडक्शन के दरमियान हमने किसी का लैंड लिया है तो बदले में हमें भी कुछ देना पड़ेगा। तो जो भी हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंट बोलते हैं। इसी तरह लेबर का हमने यूज किया तो लेबर को हम लोगों को कुछ पे करना होगा, जो पे करेंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेज बोलेंगे। इसी तरह कैपिटल हमने यूज किया तो अब कैपिटल के बदले जो पे करेंगे, अगर हमने बोरो किया है, किसी से मनी उधार लिया तो हम क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट मानेंगे। कैपिटल बोलने का मतलब मनी, तो मनी आप दे भी सकते हो ले भी सकते हो। अगर आप मनी दे रहे हो तो आप बदले में क्या लोगे, इंटरेस्ट। अगर आप मनी ले रहे हो तो आप क्या दोगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट, क्यों हम इतना सारा काम कर रहे हैं, तो हम लोग इतना सारा रिस्क इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें भी तो कुछ प्रॉफिट हो भाई साहब। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि प्रोडक्शन क्या होता है, बेसिकली जहां पे हम रिसोर्सेज को यूज करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करते हैं। फिर उसी यूनिट में हम लोगों को बताया गया था कि प्रोडक्शन को हमने समझ लिया और प्रोडक्शन से होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होता है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होते हैं, दैट मे बी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मे बी इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका कंसेप्ट हम लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था कि फाइनल क्या होता है, जो यूज करने के लिए तैयार होता है। बट इंटरमीडिएट क्या है कि जो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हुआ, इनपुट का काम करेगा। सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बताया, प्रोडक्शन से होता क्या, गुड्स तैयार होता है। गुड्स में भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसके बाद क्या बताया गया था कि अगर फाइनल गुड्स है तो फाइनल गुड्स भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, कैपिटल गुड्स, दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो कि ड्यूरेबल होता है, जिसको थोड़ा टाइम पीरियड के लिए हम लोग मतलब रिपेयर करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं और उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। मतलब होता है आप उसको मेंटेन करते हो, क्लियर है ना, बट वो कब एक्सपायर होगा ये कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है। बट कंज्यूमर के साथ क्या है, कंज्यूमर गुड्स क्या है, एक एक्सपायरी डेट है, वो क्या है, ड्यूरेबल नहीं है अपना, बट ड्यूरेबल हमारा कैपिटल गुड है, लॉन्ग लास्टिंग।
तो सबसे पहले प्रोडक्शन बताया गया था, फिर क्या बताया गया था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, फाइनल गुड्स सर्विसेज के कितने टाइप होते हैं वो बताया गया था। फिर हम लोगों को क्या बताया गया था, स्टॉक का कंसेप्ट बताया गया था कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। ये सारी चीज जो है ना वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसी तरीके से हम लोगों को एक और कंसेप्ट बताया गया था, दैट इज डेप्रिसिएशन। बोला क्या गया था कि डेप्रिसिएशन, अब आप खुद सोचिए अगर इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स तैयार क्यों हो रहा है तो आंसर क्यों क्या होगा कि कैपिटल गुड्स हम चाहे तो खाने पीने का ही सामान बनाए जो भी कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट कैपिटल गुड्स बनाने के पीछे क्या है, तो सबसे पहला क्या ये काम को इजी बनाता होगा, दूसरा कि ये प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता होगा, अब तीसरा कि जो भी, क्योंकि ये तो मशीन के द्वारा ही सारा चीज बन रहा है ना, तो वो मशीन खराब भी तो हो रहा होगा, उसमें कुछ खराबी भी आ रहा होगा, तो वो जो वियर एंड टियर आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डेप्रिसिएशन, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते थे। तो वो डेप्रिसिएशन जो आ रहा था, अगर कोई भी चीज खराब हो रहा है तो उसको अगर हम हटा रहे हैं तो उसके बदले कुछ नया चीज लाना होगा, तो कैपिटल गुड्स को इसलिए भी तैयार किया जाता है। तो बेसिक जो यूनिट 1.1 में हम लोगों ने पढ़ा था वो सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। प्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या, जहां पे आप कुछ इनपुट यूज करके कोई गुड्स एंड सर्विसेज या फिर आप कुछ चीज को तैयार कर रहे हो, वो फाइनल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके यूज पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, हमने पूरा यूनिट 1.2.1 को कंप्लीट हालांकि नहीं किया था। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यूनिट 2.1 को कंप्लीट करेंगे, क्लियर है ना। तो चलिए यूनिट 2.1 को कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन था। चलिए आई होप कि हमने यहीं तक पढ़ा था। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से यहाँ इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जहाँ तक पढ़ा था आई होप कि आपने वो देखा होगा क्लास, अगर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक वे में अरेंज है एंड देख लीजिए पहले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोटिस हियर दैट डेप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, no real expenditure may have actually been incurred each year, yet depreciation is annually accounted for। क्या बोलता है कि ये एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अगर हम इंडिविजुअली खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए कोई एक अलग सा अमाउंट करते हैं कि ये मोटरसाइकिल में ये खराबी आ रहा है इतना रुपया रख दो, बट यहाँ पे क्या बात हो रहा है ना, नेशन का बात हो रहा है। तो नेशन के आप जब बात कर रहे हो तो वहां पे जो छिटपुट खर्च हो रहा होगा, सारे का छिटपुट खर्च आप जोड़ोगे तो वो एक लार्ज अमाउंट होता है। तो हम लोग जनरली अपने जनरल लाइफ में उतना ध्यान नहीं देते हैं छिटपुट खर्च को, बट जब नेशन का बात आता है तो यही छिटपुट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के समय इसको भी मेजर करना, कैलकुलेट करना जरूरी होता है। In an economy with thousands of enterprises with widely varying periods of life of their equipment, in particular year, some enterprises are actually making the bulk replacement spending। तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, तो जो भी खराबी आ रहा है उसमें उसको रिप्लेस करते हैं या उसमें खर्च इंक्लूड करते हैं। तो ये जो खर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब इसी तरह एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा, आप सारे का जोड़ो तो क्या हो जाएगा, खुद अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो thus we can realistically assume that there will be a steady flow of actual replacement spending which will more or less match the amount of annual depreciation being accounted for in that economy। तो बोलता है ये
अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। हम लोग अकाउंटिंग जब नेशनल इनकम हम लोग मेजर करते हैं वहां पे सिर्फ यूज करते हैं। जनरल लाइफ में ऐसा यूज नहीं होता है, क्योंकि जनरल लाइफ में ये छिटपुट खर्च माना जाता है, बट जब नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो यही छिटपुट खर्च क्या हो जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में मनी हो जाता है। तो हम लोग इसको सिर्फ अकाउंटिंग में यूज करते हैं, अकाउंटिंग के समय यूज करते हैं। नाउ इफ वी गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट produced in economy, we see that there is a output of consumer goods and services and output of capital goods। तो सारांश इतना कहानी का पढ़ने का क्या था कि हम लोग कैपिटल गुड्स भी तैयार करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स तैयार करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में। The consumer goods sustain a consumption of entire population of the economy. Purchase of consumer goods depend on the capacity of people to spend on these goods, which in turn depends on their income. The other part of final goods, the capital goods, are purchased by business enterprises. They are used either for maintenance of the capital stock because there are wear and tear of it, or they are used for addition to their capital stock। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है हमारा क्या बता रहा है, हमारा गुड्स का नेचर बता रहा है और उसका यूज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, कैपिटल गुड्स, और दूसरा क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स के बारे में पहले क्या बताया गया है कि कंज्यूमर गुड्स जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को सस्टेन मतलब अपने डेली यूज में यूज करते हैं। परचेज, अब यहाँ पे ध्यान से इस लाइन को देखिएगा कि परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू स्पेंड ऑन दीज गुड्स व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। अब क्या बोला कि कंज्यूमर गुड्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, परचेजिंग पावर, मतलब मेरे में कितना कैपेसिटी है, हम अपने संतुष्टि के लिए, बेसिकली कंज्यूमर गुड्स क्या है, अपने संतुष्टि के लिए, जिंदा रहने के लिए हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स का अमाउंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, परचेजिंग पावर पे। और ये परचेजिंग पावर क्या है, किस पे डिपेंड करता है, हम कितना खरीद सकते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, मेरे इनकम पे डिपेंड करेगा। तो सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि कंज्यूमर गुड्स सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमी। Purchase of consumer goods depend on the capacity of the people to spend on these goods, which in turn depends on their income. The other part of final goods, the capital goods, are purchased by business enterprises. अब दूसरा जो गुड्स है क्या है हमारा कैपिटल गुड्स, वो किसके द्वारा खरीदा जा रहा है, वो बिजनेस, क्योंकि हम लोग जनरल लाइफ में माना जाता है कैपिटल गुड्स का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्यों होता है, ताकि प्रोडक्शन को इजी बनाया जाए। तो ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा खरीदा जा रहा है। They are used either for maintaining of the capital stock because there are wear and tear of it, or they are used for the addition of their capital stock. In a specific time period, say in a year, total production of final goods can thus be either in the form of consumption or investment। अब ध्यान से क्या बोलता है कि ये जो फाइनल गुड्स है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा, फाइनल गुड्स में हमारा जैसे ही हमने फाइनल गुड्स बोला तो दोनों गुड्स आ गया, कैपिटल गुड्स भी आ गया और हमारा कंज्यूमर गुड्स भी आ गया। तो अब बोला जा रहा है इनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेसिकली किस पर्पस के लिए हो रहा है, या तो पॉइंट ऑफ व्यू कंजम्पशन के या तो इन्वेस्टमेंट के, इन्हीं दो पर्पस से इनका प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि ऐसा जनरल लाइफ में माना जाता है कैपिटल गुड्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ये जो कैपिटल गुड्स का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल गुड्स को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, और कंज्यूमर गुड्स जो भी है उसको क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन में यूज करते हैं। तो सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन
thus be either in the form of consumption or investment. This implies that there is a trade-off. If an economy produces more of consumer goods, it is producing less of capital goods and vice versa. तो क्या बोलता है कि यही दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है कभी कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्लियर है ना। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज के थ्रू हम किसी एक का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। तो सेम पॉइंट यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये पूरे प्रोडक्शन का ही आपको कंसेप्ट समझा रहा है। प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन से कारण क्या हुआ, आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोला। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होता है, बेसिकली उसको क्यों कंज्यूम करते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंज्यूम करते हैं। तो यही सारी बातों को आपको समझाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आपका पूरे प्रोडक्शन का ही पार्ट है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि यूनिट 2.1 हमारा क्या है, प्रोडक्शन का पूरा लेखा जोखा बताएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। It is generally observed that more sophisticated and heavy capital goods raise the ability of labor to produce food. The traditional weaver would take months to weave a sari, but with the modern machinery, thousands of pieces of clothing are produced in a day. Decades were taken to construct the great historical monument like the pyramid or the Taj Mahal. But with modern construction machinery, one can build a skyscraper in a few years. More production of newer varieties of capital goods therefore would help in the greater production of consumer goods. तो बोलता है भाई साहब, ये जो कैपिटल गुड्स है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज ही होता है, बट कहीं ना कहीं वो क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स के भी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब देखिए खुद कंट्राडिक्ट कर रहा है। पहले क्या बोला कि अगर हमारा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम है, पहले क्या बताया गया कि दोनों हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम कैपिटल गुड्स का ज्यादा कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड्स हमें कम प्रोड्यूस करना होगा, और वाइस वर्सा। अब क्या बता रहा है ना, यहाँ कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा है। किसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, कैपिटल गुड्स का इंपॉर्टेंस बता रहा है। किस टर्म में बता रहा है, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बोलता है भाई साहब, इतना प्रोडक्शन हो भी रहा है कैपिटल गुड्स का, तो उसको करेंगे हम क्या, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे होच-पोच करने वाला स्थिति पैदा हो गया। पहले तो बोला भाई साहब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटना चाहिए, अब बोल रहा है कि एक बढ़ रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, दूसरे को बढ़ा रहा है। अब समझते हैं इसको थोड़ा सा। बट aren't we are contradicting ourselves? Earlier we have seen how of the total output of final goods of an economy, if a greater share goes for production of capital goods, a smaller share is available for the production of consumer goods. And now we are saving more capital goods. ध्यान से देखिएगा। Now we are saving more capital goods would mean more consumer goods. There is no contradiction. अब इसका आंसर कर रहा है, क्या बोल रहा है, there is no contradiction here. However, what is important here is the element of time. At a particular period, given a level of total output of the economy, it is true if more capital goods are produced, less of consumers goods would be produced. But production of more capital goods would mean that in future the laborers would have more capital equipment to work with. We have seen that this lead to a higher capacity of the economy to produce the same number of with the same number of laborers. Thus
total input itself would be the higher compared to the case जब वहां पे कम लेबर था। तो अब ये पहले कंट्राडिक्ट किया और अब आंसर के रूप में क्या बताया कि ये टाइम एलिमेंट का बात है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटली कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा, बट बोलता है कि ये भी कहीं ना कहीं सही बात है कि अगर कैपिटल गुड्स का आज प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो वो आने वाले समय में जरूर वो क्या करेगा, लेबर्स को हेल्प पहुंचाएगा। किसमें हेल्प पहुंचाएगा? अगर पहले 20 लेबर लगता था तो कम लेबर लगेगा, या फिर पहले 20 लेबर अगर काम जितना कर पाता था तो बाद में जो अभी हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाद में उतना सेम नंबर ऑफ लेबर यूज करके काम क्या करेगा, ज्यादा कर पाएगा। तो ये भी सत्य बात है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि इंस्टेंटली तो हो सकता है मेरा कंज्यूमर गुड्स के अमाउंट में फर्क पा रही, बट ये भी कहीं ना कहीं सही है कि आगे क्या होने वाला है, तो आगे हमारा कंज्यूमर गुड्स का अमाउंट बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाला है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि अब क्या है, कैपिटल गुड्स का अमाउंट ज्यादा है। तो अगर कैपिटल गुड्स का अमाउंट ज्यादा है तो विद द सेम नंबर ऑफ लेबर हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, thus total input itself would be higher compared to the case when less capital goods were produced. If total output is higher, the amount of consumer goods that can be produced would surely be higher. Thus, the economic cycle not only rolls on higher production of capital goods enables the economy to expand. तो ये जो हायर प्रोडक्शन है वो किसमें हेल्प कर रहा है? It helps the economy to expand. It is possible to find another view of circular flow in the discussion we have made so far. Since we are dealing with the goods and services that are produced for the market, the crucial factor enabling such sale is the demand for such product backed by purchasing power. One must have the necessary ability to purchase the commodity. Otherwise, one's need for commodities does not recognized by the market. अब बोलता क्या है ना कि ये दोनों बातें सत्य है, बट अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा कि किसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा? That will the deciding factor would be the demand. और डिमांड हम कब बोलेंगे? जब मेरे पास उतना कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर मेरा उतना है कि हम उसको खरीद पाए। तो अल्टीमेट फैक्टर कौन है कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कंज्यूमर गुड्स का? दैट इज डिमांड बाय द कंज्यूमर। और ये जो डिमांड है कंज्यूमर का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड अपॉन द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बोलने का मतलब क्या? जो कि इनकम पे डिपेंड कर रहा है, कितना इनकम है, क्या इनकम है। क्लियर है ना? तो पहले कंट्राडिक्ट किया, फिर आपको आंसर किया कि फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, बट अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर है हमारा डिमांड। जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर उसका ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। जिसका कम डिमांड होगा प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्शन क्या करेगा? कम करेगा। We have already discussed above that one's ability to buy commodities comes from the income one earns as labor earning wages, or as entrepreneur earning profits, or as landlord earning rents, or as owner capital earning interest. In short, the incomes that people earn as owner of factor of production are used by them to meet the demand for goods and services. अब बात समझिए, ये आपको क्रोनोलॉजी थोड़ा सा समझिए। ये क्या बता रहा है कि अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर हमारा क्या है? डिमांड। डिमांड अगर मेरा कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा होगा तो हम इसका प्रोड्यूसर इसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अगर कैपिटल गुड्स का ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? इसका प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अब अगर कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो ये दोनों जो है डिमांड पे डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, ये डिमांड
जो है बेसिकली वो किसके द्वारा किया जाएगा, कोई कंज्यूमर के द्वारा। और कंज्यूमर किस बिहाफ में करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है भाई साहब, इनकम है। अब उसके पास इनकम है और वो इस इनकम के कारण डिमांड कर रहा है। क्लियर है ना। अब ये इनकम आ कहां से रहा है, ये ध्यान से समझिए। ये इनकम कहां से आ रहा है, वो जब लैंड दिया होगा तो बदले में उसको क्या मिला होगा, रेंट मिला होगा। वो जब लेबर के रूप में काम किया होगा तो उसको बदले में क्या मिला होगा, उसको बदले में वेज मिला होगा। वो जब कैपिटल किसी को दिया होगा तो उसको क्या मिला होगा, उसको इंटरेस्ट मिला होगा। वो जब प्रॉफिट कमा रहा है, जब इतना रिस्क लिया तो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो बेसिकली मेरा इनकम ही क्या है, कहीं ना कहीं यही मेरा इनकम है जो इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है। किस कारण से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये सारे सर्विसेज को प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब तुम यूज करो लैंड का, तुम कैपिटल लो, और तुम ले रहे हो तो बाद में तो तुम दोगे भाई साहब, तो तुम मेरे को किस रूप में दोगे, रेंट के रूप में दोगे, वेज के रूप में दोगे, इंटरेस्ट के रूप में दोगे, प्रॉफिट के रूप में दोगे। और यही मनी को हम कहाँ पे लगाएंगे, तो हम अपना खर्च में यूज करेंगे। क्लियर है ना। अब जो जिस कमोडिटी का ज्यादा डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर अगले बार से क्या करेगा, उसी कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, क्योंकि भाई साहब वो वहां वेलफेयर तो करने बैठा नहीं है, वो तो वहां प्रॉफिट कमाने बैठा है। और प्रॉफिट अगर सामान बिके ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से कमाएगा। क्लियर है ना। So we can see a circular flow here which is facilitated through the market. Simply put, the firm's demand for factor of production to run the production process creates payment to the public. In turn, the public demand for goods and services create payment to the firms and enable the sale of product they produce. तो ये एक सर्कुलर वे में काम कर रहा है। क्या हो रहा है, कोई प्रोड्यूसर है, बोला भाई साहब हमें ये सारी चीजों की जरूरत है, लैंड दे दो आप हम क्या देंगे आपको बदले में, रेंट देंगे। फिर क्या बोला कि आप हमको कैपिटल दे दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। फिर क्या बोला कि आप लेबर के रूप में मेरे यहाँ काम करो, हम आपको वेज देंगे। और ये सारा हम कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये पेमेंट जो था प्रोड्यूसर वो क्या किया, वो दूसरे को दिया सर्विसेज के बदले में। अब वो जो आपका कमाया है, जो वहां पे इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम का क्या करेगा, वो वापस जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मार्केट में फेंक रहे हैं, वही प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। तो ये एक सर्कुलर पैटर्न में चल रहा है। हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने से पहले हमने उसे पैसा दिया, क्यों, क्योंकि हम उसके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब हमने तैयार किया, गुड्स को मार्केट में लाया, अब देखा इसके पास पैसा है, पैसा ये क्या करेगा, खर्च करेगा। तो ये कहाँ खर्च करेगा, जो मार्केट में गुड्स आया उस पर खर्च करेगा, तो वापस ये देगा पैसा और गुड्स को लेगा। अब जैसे ही यहाँ पे ये पैसा देगा, पैसा अल्टीमेटली मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने इस गुड को भी तैयार किया है। तो ये क्या है, इनकम का एक फ्लो चल रहा है। क्लियर है ना। पहले प्रोड्यूसर के रूप में मैंने उसे दिया, फिर उसने गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने के बिहाफ में क्या किया, मेरे को पेमेंट के रूप में पे किया। तो ये जो है एक फ्लो है जो कि इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली चल रहा है। So the social act of consumption and production are indirectly linked, and in fact there is a circular causation here. The process of production in an economy generates factor payment। एकदम अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूरे प्रोडक्शन का एकदम बेस है भाई साहब। क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। The process of production in an economy generates factor payment for those involved in production and generates goods and services as the outcome of production process. The income so generated create the capacity to purchase the final consumption goods and thus enable that sale by business enterprises, the basic objective of their production. The capital goods which are also generated in the production process also enable
their product also enable their producer to earn income, raise profit etc. in a similar manner. The capital goods add to or maintain the capital stock of an economy and thus make production of other commodities possible, यहाँ पे feasible भी आप लिख सकते हो। तो ये पूरे पैराग्राफ आपका बेस है। यहाँ पे एकदम बताया गया है, यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट समझा दिया गया है कि ये प्रोडक्शन तैयार कैसे हुआ। तो हमने सर्विसेज लिया और सर्विसेज के बदले में पेमेंट किया। अब ये जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ पे खर्च करेंगे, तो जो मार्केट में गुड्स आया है उसको खरीदने में खर्च करेंगे। तो ये क्या है, एक सर्कुलर मैनर में चलता रहेगा इकोनॉमी। अब इसी चीज को हम लोग सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे, that is circular flow of income and methods of calculating national income। तो ये यूनिट 2.2 है। बट इसको पढ़ने से पहले देखिए इकोनॉमिक्स के दो बैकबोन, एक है एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और एक है आपके लॉर्ड किन्स, J.M. किन्स, जॉन मैनार्ड किन्स। दोनों को बैकबोन बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। और मैंने आपको कहानी भी समझाया था क्यों बैकबोन बोला जाता है इनको, क्योंकि 1929 से पहले एकदम क्लासिकल का प्रभुत्व था। क्लासिकल बोलने का मतलब आप मान के चलिए कि एडम स्मिथ के फॉलोवर और एडम स्मिथ जो भी बोलते थे, तो तब तक ऐसा माना जाता था कि मैक्रो और माइक्रो कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, इनको पढ़ने के लिए अलग अलग थ्योरीज की आवश्यकता नहीं है। बट कंसेप्ट चेंज हुआ। कब चेंज हुआ, जब 1929 में डिप्रेशन आया। डिप्रेशन आने के बाद क्वेश्चन किया गया, किसके द्वारा क्वेश्चन किया गया, किन्स के द्वारा क्वेश्चन किया गया। किन से क्वेश्चन किया गया, क्लासिकल्स को क्वेश्चन किया गया। क्लासिकल बेसिकली बोलने का मतलब क्या, एडम स्मिथ। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया जिसके आंसर देने में ये असक्षम थे, ये नहीं दे पाए। तभी से बेसिकली किन्स का क्या राज हो गया, और उनको इकोनॉमिक्स में लॉर्ड किन्स भी बोला जाता है। क्लियर है ना, लॉर्ड मतलब समझिए। तो देखिए इनके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। It was known as political economy at that time. He was a Scotsman and a professor at the University of Glasgow. Philosopher by training, his well-known work An Inquiry into the Nature and Cause of Wealth of Nation, कब लिखा गया, 1776 में, is regarded as the first major comprehensive book on the subject. The passage from the book, it is not from the benevolence of butcher, the brewer, of the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves not to their humanity, but to their self-love, and never talk to them of their own necessities, but of their advantage is often cited as an advocacy of free market economy. The physiocrats of France were prominent thinkers of political economy before Smith. तो इनके पहले जो इकोनॉमिक्स का प्रवक्ता चला आ रहा था, जिनका ज़्यादा थ्योरीज को फॉलो किया जाता था, उनको फिजियोक्रेट्स बोला गया। अब इसको ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं ना, वो बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो भी बूचर है, जो भी सारा अपना इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, और सारी अगर अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी के लिए अलग से कोई थ्योरी की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे सेम चीज लिखा गया है कि वो ये सारे काम किस लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के कारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इनका ऐसा मानना था, इसलिए पहले ऐसा नहीं माना जाता था कि हमें मैक्रो पढ़ने के लिए अलग से कोई थ्योरी की आवश्यकता है। बट अब थोड़ा सा किन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जॉन माइनार्ड किन्स, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वाज born in 1883. He was educated in King's College, Cambridge, United Kingdom, and later appointed its dean. Apart from being a sharp intellectual,
he actively involved in international diplomacy during the year following the First World War. He prophesied the breakdown of peace agreement of war in the book The Economic Consequences of Peace 1919. His book General Theory of Employment, Interest and Money 1936 is regarded as one of the most influential economics book of the 20th century. He was also a shrewd foreign currency speculator और ऐसा माना जाता है कि इनके एक और इकोनॉमिस्ट जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, मिल्टन फ्रीडमैन, दोनों एकदम दोस्त थे। लेकिन दोस्त में क्या होता है कि अगर हमने कुछ कहा है तो और मेरा ज़्यादा नाम होता है तो वो क्या होता है, जलता है। तो ये जितने भी थ्योरीज देते थे वो उसके जस्ट अपोजिट सारा क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करते थे, वो क्लासिकल्स पे सारे थ्योरीज को फॉर्मुलेट करते थे, चेंज करते थे। तो एक बार इन दोनों में बात चला और इन्होंने बोला कि जो अमेरिका का शेयर मार्केट है, नाम याद नहीं आ रहा, जोन्स करके कुछ, तो उन्होंने 5 मिनट में बोला कि देखो 5 मिनट में अभी शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, और 5 मिनट में ऐसा ही हुआ, पूरा शेयर मार्केट चेंज हो गया। तो अब इसका आंसर नहीं है कि कैसे इन्होंने किया, बट इनके पास थोड़ा सा अद्भुत क्षमता था और इसके बारे में इनके बारे में अलग ही कहानी है। तो चलिए अभी हम यहीं तक रह रहे थे, हम लोग आगे कुछ देखते हैं। देखिए यूनिट 2.2 में जो है क्या है, बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब यहाँ पे आपका तो बेस बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया, क्या देखा कि भाई साहब इनकम का फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है। अभी अगर हम लोगों ने जबकि पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इनकम का फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है बताइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी क्या हो रहा था, पहले जो प्रोड्यूसर था वो क्या कर रहा था, वो पेमेंट कर रहा था। किसको पेमेंट कर रहा था, तो वो जिससे रिसोर्सेज ले रहा था। रिसोर्सेज बेसिकली मैंने आपको दूसरे क्लास में बताया था कि हम लोग इसको हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है ना, जो क्या करता है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाता है। किसको प्रोवाइड करवाता है, प्रोड्यूसर को। तो ये हाउस होल्ड क्या किया, रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया, प्रोड्यूसर को। अब ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है सब फ्री में थोड़ी करेगा, वेलफेयर करने कोई थोड़ी बैठा है, एडम स्मिथ अभी जस्ट इन्होंने बोला है। तो ये प्रोड्यूसर को बनने में क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। क्या पेमेंट करना होगा, अब जो ले रहा है अगर रेंट ले रहा है तो रेंट देगा, लेबर अगर हायर कर रहा है तो वेज देगा। अब क्या हुआ, सबसे पहले पेमेंट भाई साहब इनके पास था और ये क्या किए, पेमेंट को ट्रांसफर किए किसके पास, हाउस होल्ड के पास। अब हाउस होल्ड में क्या पेमेंट को अपने पास रखेगा, नहीं भाई साहब, सेविंग का कोई कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। आप बाद में देखोगे यहाँ पे हम लोग सेविंग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और बताएंगे, अब जस्ट मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि क्यों सेविंग को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे लॉजिक क्या है कि पेमेंट हाउस होल्ड के पास है, अभी हाउस होल्ड के पास भी पेमेंट नहीं रुकने वाला है। हाउस होल्ड क्या करेगा, पेमेंट को ट्रांसफर कर देगा, किसके पास कर देगा, प्रोड्यूसर के पास ट्रांसफर कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर भाई साहब इसको यूज करके क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज तैयार कर रहा है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन के दरमियान क्या करना होगा, हाउस होल्ड वापस पेमेंट किसको देगा, प्रोड्यूसर को। तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर के पास चला जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर वे में चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अब यही सर्कुलर फ्लो के थ्रू हम लोग निकालेंगे नेशनल इनकम मेजरिंग, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब बात एक और आता है कि ऐसा क्यों है कि सेविंग को कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा साइड अभी करके चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हम लोग जब कल सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है बेसिकली कि कंसेप्ट को थोड़ा सा, जो सेविंग का कंसेप्ट है उसको कांस्टेंट रखा है कि हम लोग सेव नहीं कर रहे। बट क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग सेव नहीं करते हैं, तो हम लोग सेव करते हैं। तो अब एक कंसेप्ट समझिए, ये जो इनकम का जनरेशन हो रहा है, ध्यान से समझना, ये जो इनकम का जनरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस पे डिपेंडेंट है,
कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब अगर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या करना होगा, इनकम ज्यादा पे करना होगा, और ज्यादा इनकम हाउस होल्ड के पास आएगा, फिर ज्यादा इनकम वापस प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई पे, या सिंपली आप बोलो सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा सप्लाई बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, और सप्लाई कम होगा तो इनकम भी कम होगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो इनकम है इससे हम लोग क्या करेंगे, या तो कंजम्पशन करेंगे या तो सेविंग करेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए एक जनरल नियम होता है हम लोग जो लेके चलते हैं, डिमांड बराबर सप्लाई, माइक्रोवेव में हमने पढ़ा है। अब इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और अभी हमने जस्ट देखा, क्या देखा कि एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड, डिमांड जो हो रहा होगा क्या किसके लिए हो रहा होगा, या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। हमने अभी पढ़ा था भाई साहब, याद देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर जो भी डिमांड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए। और अभी हमने क्या देखा, देखिए कि y बराबर क्या आया है, c बराबर ऐसा आया है। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, देखिए y बराबर c प्लस s बराबर c प्लस i, क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है, तो इनकम के बराबर, और इनकम का वैल्यू किसके बराबर है, c प्लस i, सॉरी c प्लस s के बराबर। तो देखिए अब यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, सेविंग मेरा क्या बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर बच जाएगा। तो ये जो सेविंग कर रहे हैं वो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम बाद में खर्च करेंगे। तो इसीलिए हम लेके चल रहे हैं, मनी बचा ही नहीं रहे, क्योंकि बाद में जितना हम सेव कर रहे हैं उसको तो इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, क्लियर है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर में जब आप सर्कुलर फ्लो कल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे सेविंग को कांस्टेंट माना, मतलब ऐसा नहीं माना कि हम लोग कुछ भी मनी सेव कर रहे हैं, क्लियर है ना। क्यों नहीं माना है, क्योंकि सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, जो भी सेव करेंगे उसको इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, मतलब वो मनी वापस क्या होगा, इकोनॉमी में आ जाएगा। अब यहीं से आपका ब्लैक मनी का कंसेप्ट आता है। ब्लैक मनी क्या होता है, जो हम लोगों ने सेव किया है बेसिकली, बट इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाया, हमने तकिए के नीचे छिपा दिया, वो भी एक होर्डिंग मनी हो गया, ब्लैक टाइप मनी हो गया, क्लियर है ना। बट जो भी मनी आप सेविंग के लिए रख रहे हो वो इन्वेस्टमेंट में वापस इकोनॉमी में चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने रखा बोल लिया, वो भी एक ब्लैक मनी है, क्लियर है ना, क्योंकि इस पे पूरा इकोनॉमी टिपा हुआ है। आप ही कंजम्पशन, प्रोडक्शन इससे ज्यादा होगा, प्रोडक्शन के कारण एक का इनकम नहीं बढ़ेगा, पूरे हाउस होल्ड सेक्टर का बढ़ेगा, क्लियर है ना। ज्यादा इनकम बढ़ेगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा कंजम्पशन होगा फिर क्या करेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा फिर क्या होगा, ज्यादा सप्लाई होगा, ज्यादा इनकम मिलेगा, हाउस होल्ड सेक्टर फिर ज्यादा करेगा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई साहब, क्लियर है ना, ये चलता ही रहता है। तो अभी यहीं तक रहने देते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी कहानी था समझा। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका प्रोबेबली 4 से 5 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा नेशनल इनकम। एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी इशू है देन प्लीज बताइएगा। आज के क्लास को हम यहीं पे रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से